सादगी से बढ़कर कोई संस्कार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। नमस्कार, मैं साल प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कपास के बारे में, जिसे इंग्लिश में कॉटन कहा जाता है। कपास क्या है? कपास एक तरह का रेशेदार पौधा है। क्या है? रेशेदार पौधा। अब रेशेदार पौधा किसे कहते हैं? रेशेदार पौधा जैसे जिनके रेशों से वस्त्र, कागज, रस्सी आदि बनाए जाते हैं, उन्हें रेशेदार पौधा कहा जाता है। तो कपास एक प्रकार का कैसा पौधा है? रेशेदार पौधा है। रेशेदार पौधे को सामान्यतः खाया नहीं जाता है। अक्सर इसके उत्पाद से वस्त्र, रस्सी, कागज यही सब बनाया जाता है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे नारियल को खाया भी जाता है और उससे रस्सी भी बनाई जाती है। लेकिन सामान्यतः जो होता है इसके फसल को खाया नहीं जाता, इसके उत्पाद को। और रेशेदार पौधे में जैसे जूट एक कपास है, सन इत्यादि, ये सब कैसे पौधे हैं? रेशेदार पौधे। तो इनमें से आज हम लोग बात करेंगे कपास के बारे में। कपास उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध का उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध का उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध का सबसे प्राचीन पौधा है। कैसा पौधा है? प्राचीन, सबसे प्राचीन पौधा है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध का। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध से आप समझ रहे होंगे कि जैसे ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इतना उष्ण कटिबंध होता है, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच में यहाँ तक उष्ण और यहाँ तक शीतोष्ण, यानी उष्ण और शीतोष्ण पूरे कटिबंध में इसकी खेती की जाती है। और वहाँ का उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध का यह सबसे प्राचीन फसल है। सबसे प्राचीन फसल है कपास। और इसका व्यापारिक दृष्टि से इसका महत्व ईसा से 500 वर्ष पूर्व से ही है। व्यापारिक दृष्टि से इसका महत्व ईसा से 500 वर्ष पूर्व से ही है, यानी इसका लेन देन 500 वर्ष पूर्व ही हो चुका था, शुरू हो गया था। और भारत की अगर कहीं बात, तो भारत में तो यह 800 ईसा से 800 वर्ष पूर्व ही इसकी खेती की जाती थी, ऐसा प्रमाण मिलता है। कब तक? ईसा से 800 वर्ष पूर्व। ईसा से 800 वर्ष पूर्व तक का प्रमाण मिलता है कि ईसा से 800 वर्ष पूर्व से भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म स्थान भी भारत ही है। जन्म स्थान भारत है, ऐसा माना जाता है। और कोई ऐसी वस्तु नहीं है, सामान्यतः कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी विश्वव्यापी मांग में कपास से तुलना की जाए। यानी विश्व में सबसे अधिक कपास की मांग है, क्योंकि हर व्यक्ति कपड़ा पहनता है, सबकी आवश्यकता है ये, तो इसलिए इसकी मांग सबसे अधिक है। और यह किस प्रदेशों में सबसे अधिक होता है? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में। तो इसके लिए कुछ भौगोलिक अवस्थाएं हैं। इनके वजह से पौधे की लंबाई प्राकृतिक तौर पर जो पौधे की लंबाई होती है वह 1.5 मीटर से 2 मीटर तक होती है। कितना? 1.5 मीटर से 2 मीटर तक प्राकृतिक तौर पर। लेकिन यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो इससे कम भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है। तो इसके उत्पादन के लिए कुछ भौगोलिक अवस्थाएं हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस। भौगोलिक अवस्थाएं सबसे पहला है तापमान।
वैसे तो इसके लिए किसी विशेष तापमान की आवश्यकता नहीं होती है कि इतना तापमान मिलेगा तब ही कपास उत्पादन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसी कोई विशेष तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष तापमान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी चूंकि इसका यदि कपास की जो लोग खेती करते हैं अपने भरण पोषण के लिए तो करते नहीं है, मतलब खाने के लिए तो करते नहीं है, वो किस लिए करते हैं, उससे लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो इसलिए यदि अच्छी कृषि होगी, अच्छा फसल होगा, तब अच्छा लाभ मिलेगा। तो इसके लिए जो है कुछ अगर उत्पन्न होते समय जिस समय यह बोया जाता है उस समय 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए लाभप्रद होता है, और पकते समय 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ आर्द्रता भी बढ़ती रहती है। वैसे इसके लिए विशेष तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि अच्छा उत्पादन करना हो तो उत्पन्न होते समय जहां 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पकते समय 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यानी तापमान भी बढ़ रहा है और उसके साथ तापमान के साथ यदि आर्द्रता भी बढ़ती है तो इसका उत्पादन अच्छा होता है। और इसके लिए पाला इसका कट्टर दुश्मन है, कट्टर शत्रु है, यानी यदि पाला जहाँ पड़ता है वहां इस पर खेती अच्छी नहीं होती। अच्छा, पाला क्या होता है? पाला जानने से पहले आपको संघनन समझना पड़ेगा। तो संघनन क्या होता है? जैसे वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है, वायुमंडल का जलवाष्प जब जल में बदलता है तो इस प्रक्रिया को, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन। जलवाष्प का जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। लेकिन जिस समय जलवाष्प का संघनन होता है उस समय यदि जलवाष्प जल न बनकर छोटे छोटे हिमकणों के रूप में बन जाता है, बर्फ बन जाता है, तब उसे पाला कहा जाता है। यदि जल में बदलता है और धरातल की वस्तुओं पर गिरता है तो उसे ओस कहा जाता है, और यदि वही बर्फ के रूप में बनकर धरातल पर गिरता है तो उसे पाला कहा जाता है। यानी जब कब मतलब ओस न बनकर कब बर्फ में बनता है? जब जलवाष्प का संघनन होते समय तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। जब जलवाष्प का संघनन होते समय यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो जलवाष्प जल का रूप ना लेकर बर्फ का रूप ले लेती है, जिसे पाला कहा जाता है। वो जो पाला होता है इसके लिए काफी हानिकारक होता है। पाला इसका दुश्मन होता है। इसके लिए 200 दिन की पाला रहित ऋतु की आवश्यकता होती है। कपास के उत्पादन के लिए लगभग 200 दिन तक पाला रहित ऋतु की आवश्यकता होती है। यानी यदि आप भी कपास की खेती करना चाहते हैं तो 200 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि 200 दिन से पहले इसका पौधा अच्छे से विकसित नहीं होता है और ना ही उसमें अच्छे फूल और अच्छे किस्म की कपास होती है, रेशे अच्छे किस्म के नहीं होते हैं। यह है तापमान। अब अगली कंडीशन है वर्षा। तापमान के उत्पादन के लिए वर्षा 75 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है कपास की खेती के लिए। यदि वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है तो सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। यदि वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है तो क्या किया जाता है? सिंचाई कर लिया जाता है। और इससे अधिक यदि होती है तो फिर उसके निकासी की व्यवस्था की जाती है। अगला है, वैसे उष्ण प्रदेशों में जहां वर्षा इतनी नहीं होती वहां सिंचाई के सहारे बढ़िया किस्म की कपास का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है मिट्टियां। इसके लिए
वैसी मिट्टी आवश्यक होती है जो जमीन से नमी को, जमीन के अंदर से नमी को सोख कर समान रूप से, समान गति से इसके पौधे तक पहुंचाती रहे। वे मिट्टियां इसके लिए लाभदायक होती हैं जो जमीन से पानी को सोख कर, यानी जल को सोख कर पौधे तक समान गति से पहुंचाती हैं। तो कार्य अच्छे से जो कर लेती है उस मिट्टी का नाम है चीका प्रधान दोमट मिट्टी। चीका प्रधान दोमट मिट्टी, यह मिट्टी जल को सोख कर पौधे को समान गति से जल की मात्रा पहुंचाती रहती है, इसलिए इसके लिए लाभदायक होती है। और इसके अतिरिक्त भी है लावा से बनी मिट्टी, यानी ज्वालामुखी से, जो ज्वालामुखी जब फटती है उसके द्वारा जो मिट्टी बनती है, और चूने वाली मिट्टी भी इसके लिए लाभदायक होती है। और इसमें खाद की आवश्यकता होती है, जैसे कुछ बीमार व्यक्ति होते हैं, जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाते तब तक वो दवा के सहारे चलते हैं ना, उसी प्रकार ये कपास की खेती जो होती है जब तक अच्छे से हो नहीं जाती तब तक इसमें खाद की आवश्यकता पड़ती है। ये रही मिट्टी, और इसका जो धरातल होता है वह लगभग सामान्य सा होना चाहिए। तीसरी मिट्टी की और धरातल, इसका धरातल समतल होना चाहिए, परंतु सामान्य सा ढाल होना चाहिए। सामान्य सा ढाल होना चाहिए। जैसे इससे पहले हम लोग काफी में चाय में देखे थे कि उसके लिए जो ढाल था लगभग ऐसे था, यानी पानी एकत्रित ना हो, लेकिन इसके लिए समतल होना चाहिए, बस सामान्य सा ढाल होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी यदि जल एकत्रित होने लगता है तो फसल इसकी निकृष्ट हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। तो इसके लिए धरातल समतल और सामान्य होना चाहिए। अगला है श्रम। श्रम वही सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सस्ते एवं कुशल श्रम, क्योंकि जब यदि अधिक जल हो जाता है तो उसकी निकासी की व्यवस्था करनी पड़ती है, यदि कम होता है तो उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। और ये जो जब कपास पूरी तरह से हो जाता है, फूल लग जाते हैं, तो इनके फूलों को मतलब समय से चुनना पड़ता है, क्योंकि यदि फूल मतलब खिल जाते हैं उस समय यदि वर्षा होती है तब भी वो खराब हो जाते हैं रेसे, और यदि अधिक समय लग गया तो नीचे गिरकर धूमिल हो जाते हैं, यानी तब भी खराब हो जाते हैं। इसलिए इसकी समय से चुनाई करने के लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और इसके फूल का रंग जो होता है, फूल का रंग वो पीला होता है। कपास के फूल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और इसकी खेती उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में जरूर की जाती है, लेकिन 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जाती है। इसकी कृषि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जाती है। तो ये रहा भौगोलिक अवस्थाएं, तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल और श्रम। आगे देखेंगे कि इसके प्रकार, कपास के प्रकार। कपास के प्रकार में पहला है छोटी रेशे वाली कपास। छोटी रेशे वाली कपास, वैसे यह किस्म के आधार पर है, इसको कई आधारों पर बांटा जाता है। यह कपास के प्रकार ये किसके आधार पर है? किस्मों के आधार पर। किस्म के आधार पर, किस्म के आधार पर कपास के प्रकार लोग देख रहे हैं। पहला छोटी रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली कपास, इसका जो रेशा होता है, रेशे की लंबाई जो होती है वह 25 मिलीमीटर से भी कम होती है। छोटे रेशे वाली कपास में रेशे की लंबाई 25 मिलीमीटर से कम होती है। इसे भारतीय कपास भी कहा जाता है। भारतीय कपास भी कहा जाता है, इस नाम से भी यह जाना जाता है। और यह सफेद, मजबूत
तथा महीन होता है। रेशे, इस रेशे की लंबाई छोटे रेशे वाली कपास की लंबाई 25 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसे भारतीय कपास भी कहा जाता है और इसका रेशा सफेद, मजबूत और महीन होता है। और दूसरा है मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास, इसको मिटा देते हैं। इसके रेशे की लंबाई, रेशे की लंबाई, मध्यम रेशे वाली कपास के रेशे की लंबाई 25 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 25 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर तक। इसे मिस्री कपास भी कहा जाता है। मिस्री कपास, मिस्री कपास के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी रेशे की लंबाई कितनी होती है? 25 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर तक। और तीसरा जो है वह है लंबी रेशे वाली कपास। लंबी रेशे वाली कपास, इसमें रेशे की लंबाई रेशे की लंबाई 35 मिलीमीटर से 60 मिलीमीटर तक होती है। लंबे रेशे वाली कपास में रेशे की लंबाई कितनी थी? 35 मिलीमीटर से 60 मिलीमीटर तक। और यह सर्वोत्तम गुण वाली होती है। यह कपास कैसी होती है? सर्वोत्तम गुण वाली होती है। इससे उत्तम किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं। इससे उत्तम किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं। और लास्ट है पेरू की कपास। यह पेरू की कपास जो होती है या जंगली अवस्था में वैसे ही पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, या ऊन की तरह मजबूत या ऊन की तरह मोटे, ऊन की तरह मोटे होते हैं और ऊनी कपड़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रहे कपास के प्रकार: छोटी रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली कपास और पेरू की कपास। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कपास यह कैसा पौधा है? यह रेशेदार पौधा है। रेशेदार पौधा किन कटिबंध में पैदा किया जाता है? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में। और विश्व में सबसे अधिक इसकी मांग होती है। सामान्यतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मांग इसके तुल्य हो विश्वव्यापी स्तर पर। और इसके लिए तापमान बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस प्लस आर्द्रता भी इसके साथ यदि बढ़ती रहती है तो इसके लिए काफी लाभदायक होता है। और इसके लिए हानिकारक क्या होता है? इसका हानिकारक यानी इसका जो दुश्मन है वो क्या है? पाला। इसको 200 दिन की लगभग पाला रहित ऋतु की आवश्यकता होती है, वरना यह अच्छे से विकास नहीं कर पाता है और ना ही अच्छे इसमें फूल लगते हैं, ना ही मजबूत रेशे होते हैं। और वर्षा इसको 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ सिंचाई के द्वारा इसकी कृषि की जाती है, और जहाँ अधिक होती है वहाँ इसके निकासी की व्यवस्था की जाती है। उष्ण प्रदेशों में जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ सिंचाई के द्वारा ही अच्छे किस्मों के कपास की खेती की जाती है। और
यानी श्रम तो सस्ते और कुशल श्रमिक, क्योंकि इसको चुनना, जो भी फूल निकलते हैं तो ही इनको चुना जाता है, नहीं तो बारिश हो जाती है तो उलझ जाते हैं कहीं में, या फिर गिर जाते हैं नीचे तो धूमिल हो जाते हैं, तभी जैसे खराब हो जाते हैं, इनको समय से तोड़ना पड़ता है। और मिट्टी इनके लिए वे मिट्टियां बेहतर होती हैं जो जमीन से नमी को सोखकर सामान्य गति से इसके पौधे तक पहुंचाती रहती हैं, तो वह मिट्टी चीका प्रधान दोमट मिट्टी, चीका प्रधान दोमट मिट्टी। और लावा तथा चिकनी और चूने वाली मिट्टी भी इसके लिए लाभदायक होती है। और क्या है, इसकी कृषि जो है वह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही।